देखिए लास्ट क्लास तक हम लोगों ने हाइपोथैलेमस कंप्लीट कर लिया था। हाइपोथैलेमस के बाद में हमें पिट्यूटरी वाले पार्ट को शुरू करना है, तो शुरू करते हैं पिट्यूटरी को। देखिए पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड बेटा। और इसकी अगर लोकेशन की बात करूं तो ये एक बोनी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग सेला टर्शिका कहते हैं, जिसे हम सेला टर्शिका नाम देते हैं। उस बोनी कैविटी के अंदर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये ग्लैंड कनेक्टेड होती है हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक की मदद से। तो इट इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक, और इसके जो सिक्रीशंस हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, रेगुलेट करते हैं सिक्रीशंस को ऑफ एनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बात मैंने आपको कल बताई थी कि कैसे ये काम होगा। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को रेगुलेट करेगा, पिट्यूटरी दूसरी ग्लैंड्स को रेगुलेट करने का काम करेंगी। अब एनाटॉमिकली बात करें तो पिट्यूटरी को दो हिस्सों में बांटा गया है। तो एनाटॉमिकली पिट्यूटरी is divided into two parts। अब वो दो पार्ट होते हैं हमारे कौन कौन से? तो इसमें एक हिस्सा होता है जिसे हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं या एडिनो हाइपोफाइसिस नाम देते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस को ही हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। और दूसरा हिस्सा होता है इसका जिसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं या न्यूरो हाइपोफाइसिस नाम देते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस या ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है, इसको फर्दर दो पार्ट्स में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एक को बोला जाता है पार्स डिस्टेलिस, और दूसरा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया वाला पार्ट इसी पार्स डिस्टेलिस वाले पार्ट के साथ मर्ज रहता है, और इस हिस्से को हम लोग नाम देते हैं पार्स नर्वोसा। तो कल मैंने आपको बताया था कि दो हार्मोन्स जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट थी, जिन्हें न्यूक्लियाई भी कहते थे, उनके द्वारा बनाई गई थी और उनको सिक्रेट किया गया था इस वाले पार्ट से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले पार्ट से। तो पार्स नर्वोसा से आपको दो सिक्रीशंस मिलेंगे, एक तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, और दूसरा ऑक्सीटोसिन। और पार्स इंटरमीडिया वाले हिस्से से आपको एक सिक्रीशन मिलेगा जिसे हम लोग MSH कहते हैं या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो मेजर सिक्रीशंस आपको मिलेंगे वो पार्स डिस्टेलिस वाले पार्ट से मिलने वाले हैं। पार्स डिस्टेलिस से आपको ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता हुआ मिलेगा। ये ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, ये होल बॉडी के ऊपर एक्ट करता है। उसके अलावा
दूसरा यहाँ पे आपको TSH, जिसे हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये भी रिलीज होता हुआ मिलेगा। और ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा। उसके अलावा आपको यहां से प्रोलैक्टिन रिलीज होता हुआ मिलेगा, जो कि मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करता है। सिमिलरली इसी हिस्से से आपको ACTH, या जिसे हम लोग एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं, यह हार्मोन आपको एक्ट करता हुआ मिलेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट पे, और यहीं इसी पार्ट से आपको गोनेडोट्रोफिन्स भी रिलीज होते हुए मिलेंगे, जिन्हें हम LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये हो जाएगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, दोनों के दोनों गोनैड्स पे एक्ट करेंगे। गोनैड्स, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी। सिमिलरली ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये भी गोनैड्स पे ही एक्ट करेगा, जो कि टेस्टिस और ओवरी होने वाला है। ये तो हमने बात की अभी तक कि पिट्यूटरी वाला जो पार्ट है वो कौन सा हिस्सा किस हार्मोन को सिक्रीट करता है। अब अगला पार्ट ये है कि इन सब के अपने अपने क्या क्या फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को हम अलग अलग करके डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। मैं सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग विद ग्रोथ हार्मोन। तो नाम से पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन का काम है हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को करवाना। ग्रोथ हार्मोन का काम है हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ को और डेवलपमेंट को करवाना। इट विल हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। अभी किस तरीके से ग्रोथ को करवाएगा ये ग्रोथ हार्मोन, या ग्रोथ और डेवलपमेंट को किस तरीके से करवाता है, तो इसके फंक्शंस हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं। अच्छा, याद रखना ग्रोथ हार्मोन विल टेक एक्शन ऑन होल बॉडी। इसका एक्शन पूरी बॉडी के ऊपर होगा। इसका एक्शन पूरी बॉडी के ऊपर होगा। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर ग्रोथ हार्मोन एक्ट करेगा, पूरी बॉडी के ऊपर इसका एक्शन होगा। और ये किस तरीके से एक्शन लेगा, तो बेटा ये इंड्यूस करता है सेल डिवीजन को। तो जितना ज्यादा सेल डिवाइड करेंगे इतनी हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाएंगी और हमारी बॉडी की ग्रोथ होती चली जाएगी। वहीं रख दीजिए और चले जाइए, या तो कोने में रख दीजिए, चले जाइए। हाँ जी, दूसरा इनका जो फंक्शन होगा वो ये होगा कि ये इंक्रीज करेंगे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो जितना ज्यादा इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा उसकी वजह से ग्रोथ हो पाएगी बोन्स की। तो जितना ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा उतना ही बोन्स की हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होगी। उसके अलावा ये इंड्यूस करता है अमीनो एसिड अपटेक को एंड प्रोटीन सिंथेसिस को। ये क्या करेगा, अमीनो एसिड के अपटेक को बढ़ाएगा और बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को करवाएगा, और ये इंक्रीज करता है
ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर और सप्रेस करता है इंसुलिन सिक्रीशन को। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा तो ब्लड ग्लूकोज अपने आप बढ़ जाएगा, वही काम था उसका। अब उस ग्लूकोज को क्या करेगा, सेल यूज करेगी एनर्जी बनाने में, और उस एनर्जी को कहाँ यूज करेगी, ज्यादा सेल डिवीजन करने के लिए। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये सारी चीजें ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर करवाता है। अब बात अगली ये है कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है, अगर ये सही से रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब जितनी अमाउंट चाहिए उतनी रिलीज हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर इसका ज्यादा सिक्रीशन हो या कम सिक्रीशन हो तो उस वजह से क्या हमारे अंदर डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, हम उन डिसऑर्डर्स की बात करने वाले हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे, अगर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन होगा तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपोसिक्रीशन। इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं हाइपोसिक्रीशन। अब ये हाइपोसिक्रीशन चाइल्डहुड वाली स्टेज में भी हो सकती है और अडल्ट स्टेज में भी हो सकती है। अगर चाइल्डहुड में हो रहा है तो ऐसे पर्सन के अंदर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और ऐसे लोग हाइट में और बॉडी ग्रोथ में काफी छोटे रह जाएंगे। तो उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म के अंदर जो पर्सन होगा वो मेंटली तो नॉर्मल होगा, लेकिन उसकी हाइट 4 फीट के अप्रोक्सीमेटली होती है। और अगर अडल्ट में होता है तो अडल्ट में एक समस्या होती है जिसे बेटा सिमंड्स डिजीज कहा जाता है। सिमन डिजीज की सिम्टम आपको याद नहीं रखने, इवन नाम भी इसका नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ हाइपर सिक्रीशन, अगर ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन हो तो उसमें दोनों कंडीशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। और वो कंडीशंस कौन कौन सी होंगी, तो देखिए, अगर चाइल्डहुड वाली कंडीशन है तो वहां पे बेटा गाइगेंटिज्म होगा। गाइगेंटिज्म में उस पर्सन की जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 7 फीट तक चली जाएगी। और अगर अडल्ट में ये हाइपर सिक्रीशन होता है तो बेटा एक कंडीशन होती है जिसे एक्रोमेगैली कहा जाता है। एक्रोमेगैली में उसकी लिम्ब की और लोअर जॉ की लेंथ बढ़ जाएगी और उसके जो आईज के आगे ये जो फेशियल बोन्स है ये बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से वो आदमी गोरिल्ला जैसा दिखने लग जाएगा। तो उसकी गोरिल्ला जैसी अपीयरेंस हो जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? तो यहाँ पे एक्रोमेगैली में क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी लिम्स की एंड लोअर जॉ की। मतलब मुंह कैसा हो जाएगा, खली का मुंह देखा आपने, द ग्रेट खली, तो द ग्रेट खली के साथ में एक्रोमेगैली वाली कंडीशंस हैं। हालांकि उसके साथ में गाइगेंटिज्म वाली प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई है, मतलब उसके अंदर हाइपर सिक्रीशन बचपन से ही होता चला जा रहा है। बचपन में था तो भी हाइपर सिक्रीशन हुआ तो वो हाइट बड़ी हो गई, अब अडल्ट में है तो भी हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो एक्रोमेगैली हो रही है उसके साथ में। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे लिम्स और लोअर जॉ की बन जाएगी और जो फेशियल बोन्स हैं उनकी ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से वो एक जानवर जैसा दिखने लग जाएगा, जिसे हम गोरिल्ला कहते हैं। तो ये दो कंडीशंस थी जो आपको इसके अंदर जाननी थी। अब इसी तरीके से हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा। अब और भी सिक्रीशंस होते हैं, उन सिक्रीशंस में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ACTH है, प्रोलैक्टिन है और गोनेडोट्रोफिन्स है। तो अब इनकी बात कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है
ये रेगुलेट करता है सिक्रीशन को थायराइड हार्मोन के फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। मतलब कहने का ये है कि हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन भेजता है पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजती है थायराइड ग्लैंड के पास में, और थायराइड ग्लैंड इसके रिस्पॉन्स में थायरॉक्सिन या आप जिसे थायराइड हार्मोन कहते हैं उन्हें ये रिलीज कर देता है। सिमिलरली अगर बात करी जाए प्रोलैक्टिन की, तो प्रोलैक्टिन के फंक्शन है दो। एक तो ये क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा मेमोरी ग्लैंड्स की, और इंड्यूस करेगा फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क के फॉर्मेशन को भी करवाता है ये प्रोलैक्टिन। सिमिलरली जो ACTH था, जिसे मैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कह रहा था, हार्मोन कह रहा था, ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बेसिकली क्या करेगा बेटा, ये इंड्यूस करेगा या रेगुलेट करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स को, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले हिस्से को, टू रिलीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ताकि वहां से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम के हॉर्मोन्स रिलीज कर दिए जाएं। मतलब आप एक तरीके से आप ये मानिए कि जो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, इसे डिटेल में जब पढ़ाया जाएगा तो इसकी भी कुछ लेयर्स होती हैं, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं, उनसे अलग अलग सिक्रीशंस होते हैं। और उसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अलावा जो मेडुला वाला पार्ट है वो स्टेरॉइड हार्मोन भी रिलीज करता है। तो ये वहां से एड्रिनल ग्लैंड से इन सारी चीजों के सिक्रीशन को ये ACTH इंड्यूस कराता है। मेरी बात सभी को क्लियर है? अब उसके अलावा यहां पे अगला काम क्या होगा, अगला काम है गोनेडोट्रोफिन्स का। तो गोनेडोट्रोफिन में 2 हार्मोन आए, LH और FSH। तो हमें मेल और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर इस LH और FSH का अलग अलग रोल पढ़ना है कि LH मेल के अंदर क्या काम करता है, फीमेल के अंदर क्या काम करता है, FSH का फीमेल में क्या फंक्शन है या मेल में क्या फंक्शन है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के फंक्शन के बारे में बता रहा हूं। मेल के अंदर इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को नाम दिया जाता है ICSH। LH का ही दूसरा नाम है ये। ICSH का मतलब क्या होता है, ICSH का मतलब है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होती हैं, ये जब आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो वहां पता चलेगा। फिलहाल आप ये जानिए कि जो टेस्टिस हैं उन टेस्टिस के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, उन सेल्स को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग कह देते हैं या इंटरस्टिशियल सेल नाम दे देते हैं। इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम होता है, ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग, या दूसरा नाम होगा इसका लेडिग सेल। तो ये जो लेडिग सेल है या इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग है, LH का काम क्या होता है, जैसे हाइपोथैलेमस था, उसने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को भेजा, इसके रेस्पॉन्स में पिट्यूटरी ने
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भेजता तो FSH भी है, लेकिन मैं यहाँ पे LH की बात कर रहा हूँ। तो LH जाके क्या करेगा, ये एक्ट करेगा टेस्टिस के ऊपर या गोनेट्स के ऊपर, और टेस्टिस से ये क्या करता है, टेस्टिस के अंदर एक स्पेसिफिक सेल होती है जिन्हें लेडिक सेल कहा जाता है, और ये जो लेडिक सेल है इनको ये स्टिमुलेट करता है और मेल सेक्स हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं उसके सिक्रीशन को करवाएगा। तो मेल के अंदर LH का फंक्शन आपको समझ में आ गया, क्या करना है, टेस्टोस्टेरॉन को रिलीज करवाना है, मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। दूसरा, अगर मैं फीमेल के अंदर इसके रोल को देखूं, फीमेल के अंदर इसके रोल को देखूं, तो बेटा फीमेल के अंदर ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये एक तो ओव्यूलेशन को करवाता है। क्या करवाता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब है सेकेंडरी oocyte या ओवम का रिलीज होना, उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। और जब ओव्यूलेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ओव्यूलेशन को समझने से पहले आपको एक बात और समझनी पड़ेगी। देखिए आज तक आप लोग ये पढ़ते आए होंगे कि भाई जो गैमेट्स हैं मेल के अंदर तो होता है स्पर्म, और फीमेल के अंदर आपने पढ़ा होगा ओवम या ओवा, यही पढ़ा है। लेकिन अब मैं इस बात को थोड़ा सा चेंज करूंगा, क्योंकि ये तो पुरानी बात है, अब नई बात सीखोगे कुछ। और वो नई बात कुछ ऐसी है कि जो ओवम है या ओवा है ये सबसे मैच्योर फॉर्म है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। मैं क्या कह रहा हूं, फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं करके स्पर्म के एंट्री के बाद बनती है। मतलब जब भी कभी फीमेल के अंदर रिलीज होगा तो कभी ओवम रिलीज नहीं होता टेक्निकली, वहां पे जो इसकी ओवम की इमेच्योर फॉर्म होती है जिसे हम नाम देते हैं oocyte, oocyte ओवम की इमेच्योर फॉर्म है, यही मैच्योर होकर ओवम बनाएगी। तो इस oocyte के भी दो टाइप होते हैं, प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte कैसे डिसाइड होते हैं तो ये जानेंगे हम जब क्लास 12th में पढ़ेंगे इसे, क्योंकि बताने के लिए मैं बता दूंगा 1 घंटा लगेगा, इसमें आपको मियोसिस का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ऐसा होता है कि फीमेल के अंदर जो oogenesis का प्रोसेस है या ओवम बनने का प्रोसेस है ये बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है। फीमेल के बर्थ से पहले oogenesis स्टार्ट हो जाता है। तो oogenesis स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, देखो गैमेट जहां भी बनेगा वहां पे मियोसिस होगा, कॉन्सेप्ट याद होगा। मियोसिस जब भी होता है तो मियोसिस 1 और 2 होते हैं, ये भी याद होगा। तो क्या होता है, बर्थ से पहले मियोसिस 1 स्टार्ट होता है, और मियोसिस 1 का एक फेज होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 की भी कुछ स्टेट होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैगेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस होती है। तो होता क्या है, बर्थ से पहले फीमेल के अंदर जब oogenesis स्टार्ट होता है तो वो इस डिप्लोटीन वाली स्टेज पे आके सेल साइकिल रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो इस स्टॉप होने को कहते हैं फर्स्ट अरेस्ट होना। क्या कहते हैं, फर्स्ट अरेस्ट होना। तो जो भी फर्स्ट अरेस्ट वाली स्टेज में होगी वो प्राइमरी oocyte है। जो भी प्रोफेज 1 या आप एक कहें मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में अरेस्ट होगा वो प्राइमरी oocyte। फिर क्या होता है, ये इसी स्टेज में रुका रहता है सेल साइकिल, कब तक, जब तक प्यूबर्टी ना आ जाए। तो जैसे ही प्यूबर्टी फीमेल अटेन करती है उसके बाद में ये डिप्लोटीन से आगे बढ़ता है सेल साइकिल। हालांकि बहुत सारे लोगों को बाउंस मार रही होगी बात, समझ में नहीं आ रही होगी, तो समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग को एकाग्र करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगी, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आएगी। तो मैंने बोला प्यूबर्टी जब हुई तो फीमेल के अंदर इस डिप्लोटीन से आगे की स्टेज चालू होती है, और जब आगे की स्टेज चालू होती है तो डाइकाइनेसिस कंप्लीट होता है प्यूबर्टी के बाद। और देखना इतना प्रोलॉन्ग फेज है ये, बर्थ से पहले प्यूबर्टी लाइक 12 और 13 ईयर, तो 13 साल का प्रोफेज बना है। इतना प्रोलॉन्ग प्रोफेज कहीं नहीं होता इस अर्थ पे, मतलब एक ही स्टेज है ये, इतना प्रोलॉन्ग है ये, ठीक है। तो ये प्यूबर्टी जब अटेन की फीमेल ने तो उसके बाद में डिप्लोटीन कंप्लीट हुआ। डिप्लोटीन होने के बाद में यहाँ पे मेटाफेज 1 आएगा, फिर एनाफेज 1 आएगा, फिर टीलोफेज 1 आएगा, फिर इंटरकाइनेसिस आएगा, फिर उसके बाद में मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा। मियोसिस सेकंड के अंदर क्या होगा, एनाफेज 1 होगा, ओ सॉरी एनाफेज 2 होगा, मेटाफेज 2 होगा, यहाँ पे आके फिर सेल साइकिल स्टॉप। तो जो ओवम या oocyte मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड पे स्टॉप हो गया हो वो सेकेंडरी oocyte कहलाता है।
और जब भी ओव्यूलेशन में रिलीज होगा ना, ये रिलीज होता है, ना कि ओवम। अब आप कहोगे कि फिर ओवम कब कहलाएगा ये? तो जैसे ये oocyte है जी सेकेंडरी, और ये अभी अरेस्टेड था इस वाली स्टेज पे, तो जब स्पर्म की एंट्री होती है तो स्पर्म अपने साथ में कुछ कॉम्प्लेक्स लेके आता है, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो आके सेल साइकिल को आगे कंटिन्यू करवाते हैं फीमेल के ओवम में। मतलब आप ये मानिए, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये सेकेंडरी oocyte ओवम बनेगा, नहीं तो ओवम बनता ही नहीं कभी, सेकेंडरी oocyte ही रहता है और डिजेनरेट हो जाता है। हर मंथ ओवम रिलीज होते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं होता, वो डिजेनरेट हो जाते हैं। ऐसे काम चलता है। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? तो स्पर्म अपने साथ में मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर या मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर लेके आता है, और तब जाके इसके आगे की सेल साइकिल को कंटिन्यू करवा पाता है, जिसे हम एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड कहते हैं। क्लियर हुई मेरी बात सभी को? तो अब ये जो oocyte था ना, ये oocyte इकलौता नहीं होता। अब इसकी थोड़ी दूसरी अब कहानी सुनो। ये जो oocyte है ये अकेला नहीं होता। oocyte के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेनुलोसा लेयर, और यहाँ पे अंदर है ये प्राइमरी oocyte। उदाहरण के तौर पे ये दोनों मिला के फॉलिकल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? फॉलिकल। फॉलिकल के भी 4 टाइप होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल, इससे थोड़ा मैच्योर्ड फॉलिकल होता है सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, और सबसे मैच्योर्ड फॉलिकल होता है ग्राफिन फॉलिकल। ये सब पढ़ना है 12th में, ठीक है? मैं आपको एक बस थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझा रहा हूँ, 12th में आएगा ये सब। तो ग्राफिन फॉलिकल बन गया। तो ये क्या होता है, जब ये टर्शियरी फॉलिकल बनता है तो ये अंदर इसके मैच्योर होकर सेकेंडरी oocyte बन चुका होता है। यहाँ पे ग्रेनुलोसा लेयर होती है, यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, और इसके चारों तरफ एक थीका लेयर आ जाती है, जिसमें थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना होती है। और यही जो थीका लेयर्स हैं ये फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन को रिलीज करती है। तो आप ये मानिए कि फीमेल के अंदर गैमेट को रिलीज करने के लिए कोई ऑर्गन नहीं है, कोई गैमेट का एक हिस्सा है जो गैमेट को उसको हार्मोन को रिलीज कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? आज तक क्या पढ़ा था? ओवरी रिलीज करती है। ओवरी कुछ नहीं करती, ओवरी के अंदर बस ये फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो फॉलिकल्स जब मैच्योर हो रहे होते हैं तो वहां से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। क्लियर है मेरी बात? और जब ग्राफिन फॉलिकल बनता है, सबसे मैच्योर्ड फॉलिकल, तो ये फॉलिकल रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, और इसको रप्चर कराता है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और इससे जो बाहर आएगा वो कौन बाहर आएगा? सेकेंडरी oocyte, ओवम नहीं। आज के बाद ओवम बोला तो छेद दूंगा। सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया। अब ये जो बचा हुआ कवर है इसका, ये यूजलेस नहीं है, ये भी कुछ करेगा। अब ये क्या करेगा? यही LH इसको इंड्यूस करेगा कि ये एक येलो कलर का एंडोक्राइन मास बन जाए, जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्पस लूटियम। और यही कॉर्पस लूटियम बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। तो फीमेल के अंदर दोनों हार्मोन बनाए किसने? एक ही चीज ने। ओवुलेशन से पहले एस्ट्रोजन बना रहा था यही कवर, ओवुलेशन होने के बाद में वही कवर प्रोजेस्टेरॉन बनाने लग गया। तो कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करवाने का काम भी यही LH करता है। तो LH के 2 काम हो गए। पहला काम तो ओवुलेशन कराना। कैसे कराना? इस मैच्योर्ड फॉलिकल को तोड़ना और उससे oocyte को बाहर निकाल देना। और जो दूसरा काम, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका, उसे कॉर्पस लूटियम बनाना। कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। आ रही है मेरी बात समझ में सभी को? अब इसका भी एक बहुत लंबा चक्कर होता है, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? आने को बता सकता हूँ, हालांकि मैंने बता दिया है, थोड़ा बहुत बता दिया है। अभी डिटेल पढ़ेंगे जब 12th में आएंगे, इसमें क्या होता है, इसका कॉर्पस लूटियम का आगे क्या होगा, सबके पीछे का एक्सप्लेनेशन है। तो फिलहाल हम आ जाते हैं इसके ऊपर। तो फीमेल के अंदर LH ने क्या किया? ओवुलेशन करवा दिया। दूसरा काम इसने क्या किया? इसने कॉर्पस लूटियम से बोला कि तुम क्या करो, प्रोजेस्टेरॉन को बना दो। ठीक है जी? क्लियर है मेरी बात सभी को? और जैसे हम लोगों ने LH के फंक्शन मेल और फीमेल में पढ़े, इसी तरीके से
FSH के भी फंक्शन होते हैं मेल और फीमेल में, अब वो भी अलग अलग होते हैं। वो क्या होते हैं? तो FSH का मेल में फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाना। मेल के अंदर फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना, और फीमेल के अंदर फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल को करवाना, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स करवाना। कहोगे कि डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल क्या है? तो ये बताया था मैंने, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल। ये फॉलिकल बन रहे हैं ना, मैच्योर जो हो रहा है, ये नाम है इसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता हो। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो ये काम तो हो गए इसके, आपके फीमेल के अंदर FSH के, और मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस। इस बात को 12th में मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, इसलिए करूंगा वहां पे एक प्रोसेस आएगा स्पर्मियोजेनेसिस। अब मैं अभी बताऊं स्पर्मियोजेनेसिस तो आप घबरा जाओगे, तो बेमतलब में उस बात को अभी नहीं करेंगे, हम करेंगे जब 12th में आएंगे। अभी फिलहाल आप शॉर्ट टर्म के लिए याद रखिएगा, 12th में मैं इस बात में थोड़ा बदलाव ले आऊंगा अपने हिसाब से। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो ये तो हो गए गोनेडोट्रोपिन्स के फंक्शन। तो हमने अब तक लगभग सारे जितने भी पार्ट्स थे सबके फंक्शंस जान लिए। ग्रोथ हार्मोन भी जान लिया, ACTH भी जान लिया, TSH भी जान लिया, प्रोलैक्टिन भी जान लिया, गोनेडोट्रोपिन भी जान लिया। अब आ जाते हैं पार्स इंटरमीडिया वाले पार्ट के ऊपर, जिसे हम लोग मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कह रहे हैं, जिसे MSH कह रहे हैं। तो MSH क्या करेगा? तो देखिए, दूसरा हिस्सा है पार्स इंटरमीडिया। ये जो पार्स इंटरमीडिया वाला पार्ट होता है, ये मर्ज होता है पार्स डिस्टलिस के साथ में। पार्स डिस्टलिस इस तरफ है, और उसके बाद में जो लाइन है, मतलब कैसे, ये पिट्यूटरी है, तो ये जो लाइन है ये है पार्स इंटरमीडिया, और ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये है पार्स डिस्टलिस, और ये वाला जो पार्ट है ये है पार्स नर्वोसा। तो ये जो पार्स इंटरमीडिया है ये इसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, किसके साथ में? डिस्टलिस वाले पार्ट के साथ में। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो पार्स इंटरमीडिया का काम क्या है? पार्स इंटरमीडिया रिलीज करती है MSH को, जिसे हम लोग कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिसे मैं MSH कह रहा हूं, ये बेसिकली क्या करता है, हमारी स्किन के अंदर मेलानिन कंटेनिंग कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, उन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं। मतलब स्किन के अंदर मेलानिन को लेके कुछ वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे से, जिनके अंदर मेलानिन भरा हुआ होता है। तो ये मेलानोसाइट, ये जो सेल्स हैं जिनके अंदर ये भरा हुआ है, उन्हें मैं कह रहा हूँ मेलानोसाइट। तो ये क्या करेगा? MSH आएगा और इन मेलानोसाइट से मेलानिन को रिलीज करवा देगा, और मेलानिन क्या करेगा? स्किन पिगमेंटेशन को करवाता है हमारी बॉडी के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो MSH था ये एक्ट करेगा मेलानोसाइट्स के ऊपर, और वहां से ये रिलीज करवाएगा मेलानिन को, और मेलानिन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्किन पिगमेंटेशन के लिए। आप जैसे गोरे हो, क्यों गोरे हो? आपके अंदर मेलानिन का सिक्रेशन कम हुआ है। अब यहीं आप आवाराओं की तरह सड़कों पे घूमना शुरू कर दो दिन रात, सुबह शाम, स्कूटी लो, स्कूल ना जाओ, या स्कूल भी जाओ तो ग्राउंड में पड़े रहो, तो ये जो आपका गोरा रंग है ये धीरे धीरे डार्कनेस की तरफ शिफ्ट होता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी MSH स्टिमुलेट हो जाएंगी। और MSH किस लिए? अच्छा, ये मेलानिन क्यों होता है? ये एक तरीके का हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है UV रेज या UV प्रोटेक्शन से अपने आप को बचाने का। तो जितनी भी कंट्रीज आपको इक्वेटर पे मिलेंगी या ट्रॉपिकल कंडीशन में मिलेंगी, वहाँ के लोग आपको मिलेंगे वही निगाज, निगा, अरे नाइगर्स, यस,
और जितना आप पोल्स की तरफ बढ़ोगे वो लोग मिलेंगे भक्क भूरे, उन्हें कहते हैं अल्बिनो। और हम लोग ना तो निगा और ना अल्बिनो, हम आ जाते हैं बीच वाले, तो हमें कहते हैं मुलेटो, वी हैव मुलेटो कलर। तो ये स्किन पिगमेंटेशन होता है। आगे मेरी बात समझ में? तो उनमें और हमें कोई फर्क नहीं है, बस एक मेलानिन का फर्क है, उनके अंदर ज़्यादा है, हमारे अंदर कम है। हाँ ऑब्वियसली बात है। और दूसरा ये चीज़ें एक और होती है ना, जेनेटिक्स। भाई वो काले हैं तो उनके उसी तरीके के गैमेट्स उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और वो कैरेक्टर्स उनकी प्रोजेनी में आ रहे हैं, इसलिए उनकी ब्लैक प्रोजेनी हो रही है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बाकी ऐसा कुछ नहीं है, एनवायरमेंटली कंट्रोल मैकेनिज्म है ये। वैसे मतलब एनवायरनमेंट भी कंट्रोल करता है, जीन्स भी कंट्रोल करती हैं स्किन पिगमेंटेशन को। तो जो जिस एनवायरनमेंट रहेगा उस हिसाब से उसका स्किन का पिगमेंटेशन। अब जैसे आप हो, आप अब जाके कश्मीर में रहने लग जाओ तो आप थोड़े दिन में आप फेयर हो जाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? आप फेयर हो जाओगे आप। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन कि आप कितना सनलाइट से आपका एक्सपोजर है। क्यों? ये मेलानिन क्या करता है, जैसे आप देखो मैं स्कूटी चलाता हूँ तो दो रंग हो जाएंगे मेरे, यहाँ से ट्रांजिशन बढ़ जाएगा। अब ट्रांजिशन क्या है, ये तो सारा ही एक जैसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा हो जाता है इतना हिस्सा जो सनलाइट से एक्सपोज था वो क्या हो जाएगा, काला, और जो कपड़ों से ढका हुआ था वो रहेगा गोरा। क्यों भाई? यहाँ जो सनलाइट पड़ रही थी तो सनलाइट के अंदर आ रहे थे यूवीबी रेडिएशंस, उन रेडिएशन से मेरी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म काम करना चाहता है। डिफेंस में क्या रिलीज किया गया, मेलानिन को रिलीज किया गया। तो मेलानिन क्या करेगा, मेरे स्किन को बचाने का काम करेगा। आयुष मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पक्का समझ में आ रही है? चलिए, अब ये तो रही बात पार्स इंटरमीडिया की। अब आ जाते हैं पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले पार्ट पे। उसमें से एडीएच के रोल को आप लोग जानते हो। जो अगला पार्ट है हमारा ऑक्सीटोसिन, वो आपके लिए नया है, तो उस नए हिस्से को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, लास्ट जो पार्ट हमें पढ़ना था वो है पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो बात याद ये रखना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज कर रही है, बना नहीं रही। बनाएगा तो हाइपोथैलेमस। आगे मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे हॉर्मोन्स synthesized by hypothalamic neurosecretory cells are released into posterior pituitary through long axon and its terminal, which opens into posterior pituitary. And these two hormones are, first one oxytocin, second one antidiuretic hormone or ADH. So this oxytocin have two roles. First function is birth hormone, second function is milk ejection hormone. तो बर्थ हार्मोन के तौर पे कैसे एक्ट करेगा ये? तो ऑक्सीटोसिन कॉज करता है स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस which will lead to expulsion of young one
outside female body, which ultimately lead to birth or delivery of that hormone by that hormone. मतलब होता क्या है, जैसे ही पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी होना बच्चे की, उस मैकेनिज्म को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। तो जैसे ही 9 मंथ पूरे होते हैं ना जेस्टेशन पीरियड के, तो उसमें जो फीटस है और उसको चारों तरफ से जो घेर के रखती है प्लासेंटा, उसमें माइल्ड सा कॉन्ट्रैक्शन होता है अपने आप। वो कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, एक स्टिमुलस बन के या इंपल्स बन के ब्रेन तक पहुंचता है। मतलब वो एक तरीके का सिग्नल है कि भाई जेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो 9 मंथ का पीरियड था उसके डेवलपमेंट का वो कंप्लीट हो चुका है। अब उस बच्चे को एक्सपल्ज करना है, मतलब उसको बर्थ करना है। तो बर्थ करवाने के लिए वो सिग्नल जब ब्रेन में पहुंचेगा हाइपोथैलेमस के पास में, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवा देगा। ऑक्सीटोसिन ब्लड के थ्रू आएगा और आके यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है, डिटेल में पढ़ेंगे 12th में, अभी मैं आधी बात बता रहा हूँ बस। वहाँ पे पूरा मैकेनिज्म है पार्चुरेशन का। तो यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है, सबसे अंदर वाली कहते हैं एंडोमेट्रियम, बीच वाली कहते हैं मायोमेट्रियम और सबसे बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम। तो जो मायोमेट्रियम होती है वो स्मूथ मसल से बनी होती है, तो उस स्मूथ मसल्स की जो बीच वाली लेयर है उसके ऊपर ये ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा और वहाँ पे थोड़े स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट करवाएगा। वो जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो फिर एक सिग्नल बना के फिर हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। हाइपोथैलेमस थोड़ी अमाउंट में और बढ़ा के ऑक्सीटोसिन भेजेगा, फिर थोड़े और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होंगे। मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन की एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। मतलब जो शुरुआत में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन थे वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बनेंगे, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन से और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन बनते चले जाएंगे। और वो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन क्या करेंगे, वो जो यंग वन है जिसका जेस्टेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है मदर की यूट्रस में, उसको बॉडी के बाहर एक्सपल्ज किया जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं और उस पार्चुरेशन को कराने का काम ऑक्सीटोसिन का होता है। अब बर्थ हो गया, प्रेगनेंसी के एंड होते होते बेटा मिल्क प्रोडक्शन फीमेल की मेमोरी ग्लैंड में स्टार्ट हो जाता है। मिल्क प्रोडक्शन कराने के लिए प्रोलैक्टिन तो था ही, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने। प्रोलैक्टिन के साथ में एक ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन नाम का हार्मोन होता है, इसे हम लोग HPL कह देते हैं। वो बेसिकली क्या करता है, ये दोनों लैक्टोजेनिक प्रॉपर्टी के होते हैं। वो फीमेल मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन करवा देते हैं, लेकिन मिल्क प्रोड्यूस होके मेमोरी ग्लैंड की एल्वेलाई में मौजूद है, लेकिन वहां से मिल्क इजेक्ट नहीं हो सकता। मिल्क इजेक्ट कैसे होगा, तो जैसे ही यंग वन फीड करेगा अपनी मदर की मेमोरी ग्लैंड के ऊपर, तो फीड करने से एक कह लीजिए इंपल्स वो जनरेट होगी और वो फिर हाइपोथैलेमस के पास पहुंचेगी। ये बर्थ के बाद की बात बता रहा हूँ, बर्थ से पहले भी ऑक्सीटोसिन ही था। हाइपोथैलेमस फिर उसके रेस्पॉन्स में रिलीज करेगा किसको, ऑक्सीटोसिन को। और अब की बार ऑक्सीटोसिन यूट्रस पे एक्ट नहीं करेगा, अब की बार आएगा मेमोरी ग्लैंड के पास में। अच्छा, जाएगा तो पूरी बॉडी के अंदर ही क्योंकि ब्लड के साथ में है वो, लेकिन जहां पे उसको एक्शन लेना वो वहां पे एक्शन लेगा। अब वो आके क्या करेगा, जो मेमोरी ग्लैंड के अंदर एल्वेलाई है उनको चारों तरफ से जो स्मूथ मसल्स सराउंड करके रखती हैं, उन स्मूथ मसल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से मिल्क इजेक्ट आउट हो जाएगा फीमेल की मेमोरी ग्लैंड से। तो इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये कॉज करेगा कॉन्ट्रैक्शन को इन मेमोरी ग्लैंड्स, ऐसे लिखिएगा, इन स्मूथ मसल्स सराउंडिंग alveoli of mammary gland, which release which will lead to ejection of milk from the mammary gland of the mother. ADH और वेसोप्रेसिन का काम क्या होगा, तो जब भी ब्लड के अंदर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, तो ऑस्मो रिसेप्टर उसे सेंस करेंगे और वो सिग्नल भेजेंगे हाइपोथैलेमस को।
हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच को रिलीज करवा देगा या वैसोप्रेसिन को रिलीज करवा देगा। ये वैसोप्रेसिन जाएगा और रीअब्जॉर्प्शन कराएगा ज्यादा अमाउंट में वाटर का और सोडियम का इन डीसीटी ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये सारे पिट्यूटरी के फंक्शंस थे जो हमें जानने थे। अब एक बार मैं यहां से शुरू किया था, मैंने बताया था ये बोनी कैविटी सेला टर्शिका के अंदर प्रेजेंट थी, अटैच थी हाइपोथैलेमस से स्टॉक के थ्रू। इसके पार्ट थे ये एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसके दो हिस्से थे, पार्स डिस्टलिस और इंटरमीडिया, इसका नर्वोसा। पार्स डिस्टलिस के अंदर बताया था ये सारी चीजें यहाँ से रिलीज हो रही हैं। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम होता है सोमैटोट्रोफिन्स। अब यहाँ पे बताया हुआ है सबसे पहले सोमैटोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन बॉडी ग्रोथ करा रहा है, ओवर सिक्रीशन की वजह से गाइगेंटिज्म हो रहा है, तो देख रहे हो, और दूसरा वाला ड्वार्फिज्म है, ठीक है। उसके अलावा ओवर सिक्रीशन की वजह से मिडिल एज में क्या हो जाती है, एक्रोमेगाली। इसकी वजह से जो फेस के डिसफिगरमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशन या प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। और अर्ली डायग्नोसिस डिफिकल्ट है क्योंकि बेटा बहुत लंबे समय तक ये अनडिटेक्टेड रहेगा। उसके अलावा प्रोलैक्टिन का काम है मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्शन को करवाना और उसकी ग्रोथ करवाना। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन को रिलीज कराना। एसीटीएच का काम है स्टिमुलेट करना स्टेरॉइड हार्मोन को और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को एड्रिनल कॉर्टेक्स से। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है गोनेडल एक्टिविटी करना। मेल के अंदर एफएसएच का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाना और फीमेल में एफएसएच का काम है फॉलिकल्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को करवाना। सिमिलरली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाना और फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन कराना और कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना, उसको मेंटेन करके रखना। उसके अलावा पार्स इंटरमीडिया का काम होता है, मैंने बताया था ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट मर्ज होता है किसके साथ, पार्स डिस्टलिस के साथ में। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है और ये मेलानोसाइट्स के ऊपर एक्ट करके वहां पे स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट करेंगे। न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन था। ऑक्सीटोसिन का काम है क्या करना, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना और कॉन्ट्रैक्शन कराने की वजह से बेटा चाइल्ड बर्थ हो जाता है। और दूसरा काम है इसका मिल्क को इजेक्ट कराना, किससे, मेमोरी ग्लैंड से। वैसोप्रेसिन का काम क्या है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ये स्टिमुलेट करेगा रीएब्जॉर्प्शन को, किसके, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के, किससे, डीसीटी से, और रिड्यूस करेगा किसको, डायूरेसिस को। और डेफिशिएंसी, अच्छा मैं एक छोटी सी बात बताना भूल गया, अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा और उस सिम्टम को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्यों मैंने बताया, अगर एडीएच का हाइपोसिक्रेशन हुआ तो ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जब ज्यादा एडीएच होगा तो कम यूरिन फॉर्मेशन होगा। तो जब भी एडीएच की डेफिशिएंसी होती है तो किडनी कंजर्व नहीं कर पाती वाटर को और ज्यादा वाटर का लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होता है। उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस कह देते हैं, ठीक है। बाकी इसके आगे कहानी अगली क्लास में करना है।